हेलो साथियों, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो आपके 30-35 दिन बचे हुए हैं, 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम बचा हुआ है, तो उसमें आप मिनिमम टू मिनिमम सिलेबस को कंप्रेस करके और आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ। इसके लिए मैं आपको कुछ अपने जो मैंने खुद चीज़ें रियलाइज़ करी हैं, खुद मैंने जिसको फॉलो किया है, जिस चीज़ को मैं वही आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की जो मैं स्ट्रेटेजी है वो बताऊंगा। आप कैसे 80+ मार्क्स गेन कर सकते हो इतने ब्रॉड सिलेबस से। ये मैंने जो आपको सिलेबस लिख रखा है वो सिलेबस आपको, सिलेबस तो अगर आप देखेंगे तो 3 पेज का है पेट का, लेकिन उस इतने बड़े सिलेबस में से मैंने आपको जो मैंने 2021 में फॉलो किया था जिस चीज़ को, केवल मैंने 15 दिन तैयारी करी थी पेट की और उसमें मैंने 80+ मार्क्स गेन करे थे। तो उसी स्ट्रेटेजी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैंने किस तरीके से क्या क्या अप्रोच अपनाई जिससे मैंने ये मार्क्स मैंने 80+ गेन करे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको कि इतिहास अपने आप में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसमें भी आपको इतिहास को उन्होंने 2 चीज़ों में कन्वर्ट करा है, एक तो इतिहास और एक राष्ट्रीय आंदोलन के तहत। तो अगर हम बात करें कि इतिहास में, तो इतिहास में केवल आपको पढ़ना है सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है आपको, यानी वर्धन वंश। तो केवल आपको अगर ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और 6 टॉपिक में से मैं आपको गारंटी देता हूं जो 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं इतिहास में से, वो इन 6 टॉपिक में से किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पक्का, इट इज गारंटी। तो यहाँ से आपको अगर देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यहाँ से देखने के लिए, अगर इन 6 टॉपिकों को। और मैंने रियली में 2021 में केवल मैंने ये 6 टॉपिक पढ़े थे और उनमें से मैंने इतिहास के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मेरे 5 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से मेरे 4 करेक्ट थे मेरे कुछ आंसर्स। और अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूँ तो राष्ट्रीय आंदोलन आपको पता है, जैसा कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की, तो पूरा का पूरा जो भारतीय स्वतंत्रता है वो महात्मा गांधी पे डिपेंड है, मैक्सिमम महात्मा गांधी पे डिपेंड है। तो आपको सबसे पहला टॉपिक इसमें होगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपको एकदम से घोंट लेना है, मतलब महात्मा गांधी घोंटने का मतलब है कि 1915 से, यानी जन्म कब हुआ वो पता ही है आपको, माँ बाप का नाम, उसका जो उनकी जो जीवनी है वो पढ़नी है आपको, उसके बारे में। उसके बाद में फिर जो साउथ अफ्रीका से वो 1915 में इंडिया आ गए थे, उसके बाद में 1948 तक उन्होंने जो भी 12-13 उनके मूवमेंट थे वो मूवमेंट आपको पढ़ने हैं। और अदर लीडर्स की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड अदर्स, तो ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और एक क्रांतिकारी आंदोलनों में अगर हम बात करें तो जैसे 1857 का क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। और जैसे 1913 में वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना हुई, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। इसी तरीके से और भी जो चीज़ें, जो आंदोलन चले, एक लाल कुर्ती का आंदोलन है, और भी आंदोलन चले, वो आंदोलन आपको पढ़ लेने हैं। ये अगर आप इतना कर लेते हो, महात्मा गांधी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन महात्मा गांधी से मिलने वाले हैं सर। अगर आप उठा करके देखेंगे 2021 का, तो आपको 2 क्वेश्चन आपको महात्मा गांधी से मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और अगर किसी ने ये अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो यकीन मानिए आप यहाँ से भी 5 कर सकते हैं और यहाँ से भी 5 कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में आपको पढ़नी है भारत की स्थिति, यानी कि भारत की लोकेट कहाँ पर है, क्या उसके अगर बात करें तो साउथ में कहाँ तक है, नॉर्थ में कहाँ तक है, वेस्ट में, ईस्ट में कहाँ तक है, और इसके कितने स्टेट हैं। मतलब स्थिति का मतलब है भारत के बारे में जो फिजिकली जो कुछ भी है, मतलब मैप में जो आपको दिखता है वो आपको पढ़ लेना है। और इसके दर्रे और इसके पर्वत यानी उत्तरी पर्वत कौन से हैं, दक्षिणी पर्वत कौन से हैं, पश्चिमी कौन से हैं और पूर्वी कौन से हैं, आपको पर्वत पढ़ लेने हैं। उसके बाद में पढ़नी है आपको नदियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं, वो नदियाँ हैं आपकी 13-14 नदियाँ। उनके उद्गम स्थल कहाँ पर हैं, उनके किनारे बसे अभयारण्य कौन से हैं, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें और इम्पोर्टेंट नदियाँ जो हैं 12-13 वो आपको पढ़ लेनी है। और उनसे रिलेटेड झील, जो 12-13 नदियाँ हैं उनसे रिलेटेड झील भी पढ़ लेनी है। और फिर उसके बाद में परियोजनाएं, इन नदियों पर कौन सी परियोजनाएं हैं, परियोजना के बाद में कौन सा स्टेट कौन से मिनरल्स ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, वहाँ जो मिनरल्स प्रोडक्शन प्लस स्टोर्ड हैं
कौन से मिनरल ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कोयला कहाँ पे ज़्यादा है, कोयला को प्रोडक्शन में अगर देखें तो कोयला के प्रोडक्शन कौन सा स्टेट ज़्यादा करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खनिजों में आ जाएंगी। फिर आपको पढ़ लेनी है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और सूर्य के जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ लेने हैं 8 ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक हुए, ये 5-6 टॉपिक हैं। अगर आप इनके अच्छे तरीके से कहीं से नहीं पढ़ोगे, आप लूसेंट से पढ़ लो सर। लूसेंट से अगर आप पढ़ोगे तो लूसेंट से अगर आप देखेंगे तो इसके मैक्सिमम अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो 4 पेज में, ये 4-5 पेज में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। 5 नहीं तो 6-7 पेज लग जाएंगे, 6-7 पेज में ये खत्म हो जाएगी। और आप मैक्सिमम टाइम से इसको रिपीट करें, केवल इन्हीं टॉपिक्स को, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसमें मिनिमम टू मिनिमम आप 3 से 4 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। और सर अगर बात करें हम अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र का आपको इसमें पैट के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपकी योजना आयोग। तो योजना आयोग आपको पढ़ना है, लेकिन अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग भी पढ़ना है। फिर नीति आयोग के बाद में अगर आपको पढ़ना है तो पंचवर्षीय योजनाएं। भाई योजना आयोग क्यों बनाया गया? पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। तो पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़नी है। पंचवर्षीय योजनाएं मतलब पढ़ने का मतलब आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल में से नहीं पढ़ना है, और केवल आपको पढ़ना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने उसका जो वास्तुकार था कौन था, सेकंड का कौन था, थर्ड का कौन था, फोर्थ का, और एक आपकी फिफ्थ है और एक सेवेंथ। इनके तो आपको नाम रट लेने हैं कि इनके वास्तुकार कौन थे, इनको किसने ड्राफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना है आपको कि पहली, दूसरी और तीसरी क्या टारगेट था और क्या हासिल करा इन्होंने, मतलब कितना इन्होंने, मतलब अगर बात करें तो कितना लक्ष्य रखा था कि हमें इतना जीडीपी ग्रोथ करनी है और कितना रहा उनका जो पाया उन्होंने, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद में जो पंचवर्षीय योजना है उनका अगर बात करें कार्यकाल यानी कि कार्यखंड जो उनका रहा, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, 56 से फिर 61 तक, 61 से 66, 66 से फिर 3 साल का गैप रहा इस तरीके से। तो फिर 78 से 80 के बीच में 2 साल का गैप रहा, अनवरत चली यानी कि रोलिंग पॉलिसी आई। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है पंचवर्षीय योजना। फिर आपको पढ़ लेना है सर बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में राष्ट्रीयकरण स्पेशली जो 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, एक 1969 में और एक और शायद 82 में हुआ, वो आपको बैंकिंग सिस्टम में पढ़ लेना है अच्छे से। और प्रथम बैंक कौन सी है, और इंडिया की, और जो प्रथम भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको बैंकिंग सिस्टम के अंदर पढ़ लेनी है। उसके बाद में सर ये आपका टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम में सबसे पहले टैक्स कैसे, कहाँ हुआ, क्या हुआ, मतलब टैक्स के बारे में जो भी हिस्ट्री है, आप कोई भी बुक प्रेफर ना करें इसके लिए, केवल और केवल आप लूसेंट से पढ़ें। और लूसेंट से ही मैं दावा देता हूँ आपको कि जो भी सिलेबस में बता रहा हूँ आपको, डिक्टो क्वेश्चन आपको लूसेंट से देखने के लिए मिलेगा, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जो लूसेंट से नहीं आता हो, ठीक है। तो टैक्स सिस्टम आप पढ़ें। टैक्स सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें आप जीएसटी पर, और जीएसटी से भी अपडेटेड जो जीएसटी है, कौन सा राज्य जीएसटी सबसे ज़्यादा दे रहा है, या मतलब जिसने सबसे ज़्यादा इकट्ठी करी है जीएसटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा इनरोल जीएसटी में कौन सी राज्य से हुए, ये लेटेस्ट आपको चीज़ें भी पढ़ लेनी है टैक्स सिस्टम में। और एक वैट, मैट, ये टैक्स सिस्टम के ही पार्ट हैं, वो भी आपको पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद में गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी भी आपको पढ़ लेनी है। और फिर आपको पढ़ लेना है बजट, जो 2022 का जो बजट है वो पढ़ लेना है। प्लस बजट के बारे में एक थोड़ा सा हिस्ट्री है, ब्रीफ हिस्ट्री है, जो कि होगा करीब 15-20 लाइन की होगी, वो भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है सर। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो यहाँ से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो, और ये मतलब मार्क्स मिनिमम है सर। अगर आप पहले थोड़ा सा भी कहीं अगर आपने तैयारी करी है, 4 महीने भी अगर तैयारी करी है आप, तो आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 3 से 4 इसमें ला सकते हो, 3 से 4 इसमें ला सकते हो, 3 से 4 इसमें ला सकते हो, मतलब ये एवरेज मार्क्स हैं सर, ये कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर फिर हम अगली सब्जेक्ट की बात करें तो ये है पॉलिटी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो प्रस्तावना पढ़िए सर, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में कुछ चीज़ें हैं उनको पढ़िए, लूसेंट से ही पढ़िए, कहीं और से मत पढ़िए। भले अगर टाइम नहीं है आपके पास में कि हम किसी टीचर से पढ़ पाएँ, आप मत पढ़िए कहीं, आप लूसेंट निकालिए, उसमें प्रस्तावना पढ़िए, प्रस्तावना के बारे में जो भी ब्रीफ चीज़ें हैं उनको पढ़ लीजिए। फिर हैं आपके मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। जो मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य, इनके बारे में पढ़िए, कहाँ से आए ये, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर संसद पढ़ लेनी है आपको। अब संसद में एक चीज़ तो होती नहीं है, संसद के अंदर आपका संसद तो है ही, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, ये संसद के ही पार्ट हैं, ठीक है सर, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है।
फिर आपका पंचायती राज पढ़ना है आपको। पंचायती राज से आप मुझ पर लिखवा लो आज, ये पेट 2022 में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है सर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से पंचायती राज से क्वेश्चन ना बनता हो, तो आपको पंचायती राज अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में राज्य यानी कि सेंटर और स्टेट से आपके जो रिलेशंस होते हैं सेंटर और स्टेट में, वो आपको रिलेशंस पढ़ लेने हैं, ठीक है सर। तो यहाँ से भी आप कम से कम 3 और मैक्सिमम तो 5 भी ला सकते हो आप, लेकिन 3 से 4 मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, एवरेज आप लेकर के आ सकते हो सर इससे। और स्पेशली फोकस रखना आप कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी में जो आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स से एंगेज करने की कोशिश करना, आर्टिकल्स को आप मैक्सिमम याद कर पाएँ। तो उसमें भी स्पेशली आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड और आपकी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, ये आपको आर्टिकल बहुत ही याद रख लेने हैं, और एक पंचायती राज से रिलेटेड। ओके सर। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी हमारे 2 टॉपिकों में डिवाइडेड है। 2 टॉपिकों का मतलब है, एक तो ग्रामर आएगी, ठीक है, और एक आएंगे आपके पैसेज यानी गद्यांश जिसको बोल सकते हैं। तो गद्यांश हमारे 2 आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे, 5-5, 2 में हुए तो 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, जिसमें कि आपको एक पैराग्राफ दे देगा छोटा सा, और उस पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है। और पढ़ करके जैसे हम जब क्लास 3rd और 4th 5th 6th में पढ़ते थे, तो हमारे हिंदी के जो टीचर्स होते थे कहानियाँ सुनाया करते थे, और कहानियों में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिल्कुल डिक्टो यहाँ पे वही चीज़ होती है। और जिसमें भी कि पैट में तो ये हाल है कि सर अगर आप गद्यांश को पढ़ लो और उसमें से ऊपर देख लो कि हाँ ये वाली लाइन ये रही और ये आंसर ये रहा, डिक्टो आंसर दिखते हैं सर। और अगर देखेंगे, अगर आप मेरी बात पे यकीन न करें तो आप लेखपाल का एग्जाम देख लीजिए, अभी लेटेस्ट हुआ है, हिंदी के जो पैसेज आया है उस पैसेज में बिल्कुल ना आप पैसेज पढ़िए, और आपको मैं तो ये कहूँगा कि वो पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डिक्टो आंसर आप यूँ का त्यों देख करके लगा सकते हो, ठीक है, एलिमिनेट करके। लेकिन यहाँ एलिमिनेट करने की भी जरूरत नहीं होती है, यहाँ आप गद्यांश पढ़िए, और गद्यांश पढ़ने के बाद में आप ऐसे ऐसे करके 10 पे 10 टिक लगा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है हिंदी में। हिंदी में केवल आपके जो पढ़ने वाले चैप्टर हैं, यानी कि जो समझने वाले जो चैप्टर हैं, वो केवल आपके 2 टॉपिक हैं, जिसमें से एक है संधि और एक है जेंडर, ठीक है। केवल 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं सर, एक संधि एक जेंडर, ठीक है। तो आपको संधि पढ़ लेनी है और एक जेंडर पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, प्रत्यय उपसर्ग, ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपको रटने वाली हैं, जिनको आप 2nd क्लास से रटते आ रहे हो, वो आपको रटना पड़ेगा। उसको ना तो मैं याद करा सकता हूँ आपको, ना कोई और याद करा सकता है। अब ऐसे करके फालतू में तुम्हें बेवकूफ़ भले कोई बनाता रहे कि ये ट्रिक रट लो, ये ट्रिक रट लो, ठीक है। 4 सिनोनिम से याद कर सकते हो आप, 4 पर्यायवाची याद कर सकते हो, किसी ट्रिक से इतना बड़ा जमा बड़ा नहीं याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बार बार याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको केवल उनको बार बार रोजाना देखना है आँखों से, और वो फेरना है, मतलब बार बार आप फेरने की आदत डाल लीजिए उनको। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप 5 और 10 15 मार्क्स बैठते हैं जिसमें कि 10 में से आप मिनिमम 9, मतलब मिनिमम 9 कर सकते हो आप, और 10 तो कर ही सकते हो, ठीक है। मिनिमम 9 और 9 से 10 कर सकते हो इसमें आप 9 से 10 इसमें आप अगर करें तो 9 से 10 कर सकते हो। और अगर हिंदी की बात करें तो आप 3 से 4 कर सकते हो सर, ठीक है, 3 से 4 कर सकते हो, कोई 5 भी कर सकता है। तो मैं यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन आपके 13 से 15 आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बात करते हैं सर साइंस की। साइंस इन्होंने मतलब गोलमोल सिलेबस दे दिया है साइंस का। अगर आप साइंस पढ़ें ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप पढ़ते पढ़ते ना 4 महीने में सिलेबस खत्म होगा सर इसका, कम से कम, ठीक है। लेकिन आपको 4 महीने वाला सिलेबस नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको 5 नंबर के लिए पढ़ना है, और वो 5 नंबर आप इस इतने बड़े सिलेबस में से कैसे ला सकते हो वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। और मैं साइंस में 5 में से 5 लेकर के आया था, ठीक है। वो मैं आपको कैसे बताऊँ कि देखिए, आप फिजिक्स में अगर आप देखें तो फिजिक्स में पढ़िए आप मात्रक यानी जितनी भी क्वांटिटी, मतलब आपकी क्वांटिटी हैं, राशियाँ हैं, ठीक है, वो आप पढ़िए, उनके मात्रक याद करिए और उनके फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला कोई बड़ा इशू नहीं है याद करना। अगर आप 10th लेवल पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब
25 से 30 क्वांटिटी बनेंगी और फिर उनसे अगर बाद में अगर बनते हैं क्वेश्चन तो वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि जैसे F बराबर m दे दिया तो इसमें से m का फॉर्मूला पूछ लिया, मास का फॉर्मूला पूछ लिया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पूछ लिया, 3 आपको गति के समीकरण दे दिए, न्यूटन के समीकरण दे दिए 3, और उन तीनों में से एक पूछ लिया और उसमें से फिर वैल्यू उलट फेर के पूछ ली, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है सर। उसके बाद में फोर्स आपको पढ़ लेना है, फोर्स के बाद में कार्य और ऊर्जा आप ये पढ़ लीजिए बस। और मैंने जो बताया आपको कि मात्रक और राशियों से रिलेटेड फॉर्मूला वो आप पढ़ लीजिए। आप फिजिक्स का शायद ही क्वेश्चन छूटे आपसे। केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको एक तो एटॉम पढ़ना है, एटॉम से रिलेटेड। अब एटॉम मैंने बोल दिया, लेकिन एटॉम एक बहुत बड़ा ब्रांच है अपने आप में केमिस्ट्री की। ठीक है। अब एटॉम्स में से आपको पढ़ना है न्यूटन ने कहा क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा, बोरबरी ने क्या कहा, और भी साइंटिस्ट हुए, डाल्टन ने क्या कहा। ठीक है। ये 5-6 आपको वो जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज दी हैं साइंटिस्टों ने, वो आपको पढ़ लेनी है। और फिर इसके बाद में आपको पढ़ना है समस्थानिक और संभारिक, परमाणु से रिलेटेड ही समस्थानिक और संभारिक भी पढ़ लेने हैं आपको। उसके बाद में पढ़ लेने हैं आपको बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब है बंध। ठीक है। बंध बहुत ही यूनिक चैप्टर है इसका, और आपको मतलब क्वेश्चन मिलेगा शायद 2021 में एक क्वेश्चन भी आया था जो NaCl से रिलेटेड आया था कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। ठीक है। और केमिस्ट्री से यही शायद क्वेश्चन एक बना था। उसके बाद में 2 क्वेश्चन इससे बने थे और 2 इससे बने थे बायोलॉजी से। ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है केवल विटामिन, बीमारी और वैज्ञानिक नाम। ठीक है। विटामिन में विटामिन पढ़ना है, बीमारी और वैज्ञानिक नाम। विटामिन में विटामिन A, B, C, B के जो पार्ट हैं वो भी पढ़ लेने हैं, उनके जो साइंटिफिकल जो नाम हैं वो पढ़ लेने हैं, केमिकल नेम है वो पढ़ लेने हैं। ठीक है। उनसे होने वाले रोग। अब मैंने विटामिन लिख दिया, इसका मतलब आपको विटामिनों के नाम नहीं पढ़ने हैं, विटामिन के नाम से कुछ ना होने वाला। तो आपको पढ़ना है विटामिन के जो भी नाम है उस नाम का केमिकल नेम क्या है, प्लस उसका सोर्स क्या है, और उससे होने वाली अगर कमी हो जाती है तो बीमारी क्या हो सकती है, आपको विटामिन पढ़नी है। उसके बाद में बीमारी। बीमारी में मतलब बीमारी पढ़ लेनी है आपको जैसे फंगस से होने वाली बीमारियाँ, बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली बीमारियाँ, जो बीमारियाँ हैं वो पढ़ लेनी है। और वैज्ञानिक नाम, यानी कि जो जीव जंतु हैं हमारे, कुछ पेड़ पौधे हैं, उनके कुछ वैज्ञानिक नाम हैं। जैसे मोर है पावो क्रिस्टेटस, और अगर बरगद है तो बेंगेलेंसिस। तो इस तरीके से आपको कुछ वैज्ञानिक नाम पढ़ लेने हैं। ठीक है। तो अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ लेते हो जैसे जैसे मैंने बताए हैं, तो आप इसमें से 3 से 4 कर सकते हो सर, पक्का। ठीक है। और यहाँ सर आपको इसमें से और इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये पक्का मिलेंगे। एक तो इन 2 टॉपिक में से ही मिलेगा आपको। ठीक है। और अगर आप ये टॉपिक भी नहीं कर पा रहे हैं तो अब यकीन मानिए फिर आप कोई से भी नहीं कर पाओगे सर। बायोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस की, और पढ़ लीजिए फिर आप कितना पढ़ोगे। जैसा कि आपको बताया सभी एग्जाम्स में पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, पता चलता है कि हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जो आया छोटी सी चीज़ आई और हमने पता ना चला वो कब निकल गया हमारे लिए। ठीक है। अब रीजनिंग में, रीजनिंग नॉर्मल सी चीज़ है, जो भी थोड़ी सी तैयारी कर रहा होगा वो रीजनिंग के 5 में से 5 क्वेश्चन कर सकता है, और पक्का कर सकता है सर, क्योंकि इसमें कोई दुराय नहीं है। इसमें आपको स्पेशल ध्यान देना है, आपको कैलेंडर पर प्लस वॉच पे, कैलेंडर और घड़ी पे ध्यान देना है। उसके बाद में तो आपका कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज और ये क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कोई टफ नहीं होते हैं। केवल आपको कैलेंडर और वॉच सीखनी है, मतलब सीखनी है अच्छे तरीके से। ठीक है। आपको कैलेंडर से 1 क्वेश्चन मिलेगा, वॉच से 1 क्वेश्चन मिलेगा, 2 तो आपके लिख लीजिए अभी से कि कैलेंडर और वॉच से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे फिर भी 1 क्वेश्चन आपका किसी कारणवश गलत हो जाता है तो 4 से 5 मार्क्स मैं यहाँ से मान रहा हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में एक तो मैथ्स यानी कि अरिथमेटिक जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके बाद में है मतलब 4 आपके क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन से फिर आपको बनेंगे 5-5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में एक पाई चार्ट से आएगा, एक बार ग्राफ से आएगा, एक ग्राफ से आएगा, एक ऐसे ही मतलब एक रेक्टेंगल ग्राफ से आएगा। तो इस तरीके से 5 आपके ग्राफ्स आएंगे और उससे 20 क्वेश्चन बनेंगे। और सर अगर आपको ये वाले टॉपिक परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और एवरेज और रेशियो, ये आपके केवल ये मैथ के टॉपिक नहीं है। मैथ के टॉपिक तो हैं ही ये 5 नंबर में, ये केवल 5 चैप्टर हैं आपके,
जिनसे एक एक क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज थे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर आते हैं सर, तो आप इसमें से 20 क्वेश्चन करके आओगे, गारंटी देता हूँ मैं इसकी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो परसेंटेज को बिलोंग करेंगे, आपकी एवरेज को बिलोंग करेंगे, आपके रेशियो को बिलोंग करेंगे, और कहीं से नहीं आएगा। फिर उसके बाद में जोड़, घटाया, गुणा, भाग, बोर्ड मास, ठीक है सर। तो बोर्ड मास आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास, रटते रटते, पहले ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट, और फिर डिविजन, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन बनते हैं 25 मार्क्स के, लेकिन यहाँ से आप कम से कम 23 और मैक्सिमम 25 आप कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात, ये जो टॉपिक हैं ये आपके दिमाग को खराब करने वाले टॉपिक हैं। एक तो करंट अफेयर, एक जनरल अवेयरनेस एंड एक इंग्लिश, क्योंकि नॉर्मल लड़कों को, जैसे कि मैं बताऊं आपको कि मेरी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, मुझे नहीं आता इंग्लिश में, मुझे सीरियसली ये भी नहीं पता था कि यहाँ मतलब इसको लिखना है, इसको लिखना है, मतलब मुझे नहीं आती इंग्लिश। लेकिन मुझे रियली में नहीं आती इंग्लिश बिल्कुल भी। लेकिन मैं पहले इंग्लिश को बताऊं आपको कि मेरे ना यहाँ पे 4 क्वेश्चन ठीक थे, 4 क्वेश्चन ठीक थे मेरे, एक क्वेश्चन गलत गया था केवल, और वो भी उसमें मुझे पूछ लिया था उन्होंने क्या बताएं वो, और ये पैसेज आया था, केवल ग्रामर लिखा था, लेकिन ग्रामर जो है ना, ये पैसेज में ही ग्रामर घुसेड़ देते हैं। पैसेज आएगा और आपको उससे 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन में आपके उस पैसेज से ही उठा लेंगे कि इसका सिनोनिम्स क्या है, ठीक है, और इसका एंटोनिम्स क्या है, इसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगी, और लेकिन वो प्रीपोजिशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब ऐसे होंगे, बैड, बैड का सिनोनिम्स क्या है, गुड, मतलब ऐसे ऐसे सिनोनिम्स, बिल्कुल रद्दड़ टाइप की जो इंग्लिश होती नहीं है, मतलब मैंने किया तो मतलब समझ लीजिए आपके कर सकते हो आप भी। तो यहाँ से अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, आपको ग्रामर व्रामर कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर आप अगर पढ़ने के लिए बैठोगे तो बहुत सारी ग्रामर है, आपको केवल एक तो प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, अब अगर आप पढ़ सकें तो, नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़िए, केवल आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो बहुत है, वही बहुत है, ठीक है। तो यहाँ से आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो, फिर भी आप पे कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, फिर भी आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो, क्यों, पैसेज आएगा, 2-3 क्वेश्चन तो पैसेज में से ही आएंगे, पैसेज आप टिक कर सकते हो। अगर यहाँ करंट अफेयर की बात करें तो आप एक, अभी से मैं बोल रहा हूँ आपसे, स्पीडी की बुक खरीद लो 6 महीने की, लास्ट 6 महीने की, ठीक है, और आप उसको पढ़ लीजिए, और इसमें से आप 6 से 7 क्वेश्चन कर लोगे पक्का, मिनिमम 6 और मैक्सिमम तो कुछ भी। तो आप, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 7 से 8 और 9 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश हैं और आपकी मुद्राएं हैं उन देशों की, मतलब सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश, उनकी मुद्राएं, राजधानियाँ, उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और हमारे देश में जो स्टेट्स हैं उनकी राजधानियाँ और उनके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, वो पढ़ लेने हैं आपको। और कुल मिलाकर के आपको मैं बताऊं डेफिनेटली, जो लूसेंट के विविध वाले पोर्शन में, मिसलेनियस वाले पोर्शन में आपके 5-6 जो पेज हैं, 5-6 पेज हैं, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है केवल, मतलब आपके 6-7 जो पेज हैं आपको केवल वो पढ़ लेने हैं, और आप यहाँ से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे, मतलब स्टैटिक है, ये स्टैटिक पोर्शन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो 5-5 रुपए की मेले से लेकर के आते थे, कभी ट्रेन में जा रहे हैं कहीं मम्मी पापा के साथ में तो वहाँ बेचने के लिए आते ना, वही आएगा केवल, कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा। क्योंकि सर आप यकीन मानिए यहाँ पे ना 10th वाला भी बच्चा बैठेगा इस पेपर के लिए, 12th वाला भी बैठेगा, BSc वाला भी बैठेगा, यानी कि ग्रेजुएट भी बैठेगा, पोस्ट ग्रेजुएट भी बैठेगा, PhD भी बैठेगा, ठीक है सर। तो इनको एग्जाम का लेवल कोई फाड़ू नहीं रखना है, एग्जाम का लेवल मॉडरेट रखना है, इजी टू मॉडरेट रखना है, मॉडरेट से प्लस नहीं रख सकते ये, ठीक है। तो 7 से 8 आप इसमें से कर सकते हो, 3 से 4 इंग्लिश में कर सकते हो। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो मार्क्स देखिए सर, मतलब मिनिमम और ये मैक्सिमम, आप मिनिमम कितने ला सकते हो और मैक्सिमम कितने ला सकते हो। अगर आप मेरे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी को फॉलो करिए, क्योंकि हर आदमी यूनिक है अपने आप में, आपने क्या फॉलो कर रहे हो आप मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो किया, मैं आपको मैंने वो बताया, मैंने किस तरीके से मार्क्स अपने अच्छे मार्क्स अचीव करे, और करीब मेरी 99.6
परसेंटाइल की अप्रॉक्स थी मेरी, मतलब काफ़ी अच्छी परसेंटाइल थी मेरी। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है। अब मैं मार्क्स आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं और मैक्सिमम इस स्ट्रेटेजी से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 13 28, 28 और 28 और 3 31, 31 और 4 35, 35 और 23, 35 और 23 हो गए आपके 58, 58 और 7, 58 और 7 65 हुए, 65 और 7 65 और 7 आपके हुए 72, 72 एंड 3 75, 75 प्लस यानी कि 75 आप मिनिमम मानिए और ये करीब 85 बैठेंगे आपके मैक्सिमम। ठीक है, आप 75 से 85 के बीच में आप मार्क्स लेकर के आ सकते हो। अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं सर, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई, गारंटी देता हूँ कि आपकी 95 परसेंटाइल से ऊपर आएगी, 95 परसेंटाइल से ऊपर आएगी सर आपकी। आप मेहनत करिए। आई होप आपको मेरा ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है आपको शायद आपकी समझ में आए, और बहुत हो सकता है कि बहुतों के समझ में नहीं भी आएगी, क्योंकि बोलेंगे कि क्या ये मतलब इतना बड़ा सिलेबस है और उसमें से तूने ये बता दिया। भाई बता दिया, लेकिन ना आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, बहुत दिनों से आप लूसेंट को रटते आ रहे हो, बहुत दिनों से आप और भी किरण की पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, बहुत दिनों से रटते आ रहे हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं कोई एग्जाम अच्छे मार्क्स से नहीं निकला। तो भाई मैंने जो फॉलो किया और मेरे जो मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे भाई मैंने यही पढ़ा और केवल इसी स्ट्रेटेजी से मैंने अपने मार्क्स 99.6 परसेंटाइल थी मेरी, और मेरे मार्क्स थे शायद 82 या 83 के अप्रॉक्स थे। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने जो रिजल्ट था सर्टिफिकेट था मैं उसको डाल दूंगा, आप मेरा मार्क्स चेक भी कर सकते हैं कि मेरे मार्क्स कितने थे। ठीक है सर, तो जो मेरा अनुभव था और भी एग्ज़ाम्स का को लेकर के, जैसा कि मैं हमेशा यूपी के एग्ज़ाम देता रहता हूँ, तो मतलब मार्क्स ठीक ठाक आते हैं और एग्ज़ाम भी निकलते हैं, वो मैं आपको आगे शेयर करूँगा जैसी भी कोई गुड न्यूज़ होगी। तो आप आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।